1 महीने की कठिन तपस्या और ध्यान के बाद नैना को कुछ नई शक्तियां मिली थी और अब वो वापस शाही दवाखाने की ओर जा रही थी। रास्ते में नैना और आर्यमान को अशोक भी मिलता है, लेकिन नैना अशोक से कोई बात नहीं करती है। नैना को यूं सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठते देख आर्यमान उससे कहता है, क्या हुआ नैना, तुम आखिर इतनी परेशान क्यों हो? अशोक भी नैना के पास बैठा था, लेकिन वो उससे थोड़ी दूरी बनाकर बैठा था। जमीन पर बैठने के साथ ही नैना आर्यमान से सब कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजरें अशोक के चेहरे पर पड़ती है। नैना की ओर देख रहा अशोक का मासूम सा चेहरा ऐसे मुरझाया हुआ था जैसे उसे किसी की हत्या का अफसोस हो। अशोक के चेहरे को देख नैना उसके मुरझाने की वजह जान गई थी। अभी तो इतनी मासूमियत दिखा रहा है, लेकिन उस वक्त तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। इन्हीं बातों को सोचती हुई नैना आर्यमान से कुछ भी नहीं कहती है। वो उठकर खड़ी होती है और आर्यमान की ओर देखती है। आर्यमान, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस जरा सर में दर्द था, तुम इसे लेकर चलो, हमें जल्द शाही दवाखाने भी पहुंचना है। नैना की बातें आर्यमान को थोड़ी अटपटी तो जरूर लग रही थी, लेकिन वो बिना कुछ बोले चुपचाप उस सुरंग को खोजने में लग जाता है। थोड़ी ही देर में उन्हें सुरंग मिल जाती है और वे तीनों शाही दवाखाने के भीतर चले जाते हैं। वहां जाने के साथ ही नैना आर्यमान और अशोक से कहती है, अशोक, तुम अपने कमरे में आराम करने जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। आर्यमान, तुम मेरे साथ आओ। इतना कह नैना आर्यमान को साथ लेकर सीधे रामू के पास जाती है। नैना को अपने सामने खड़ा देख रामू भी बेहद ही खुश होता है। अरे नैना बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? मुझे तो तुम्हारी बेहद ही चिंता हो रही थी। रामू की बातें और उसकी भावनाओं को देख नैना मुस्कुराते हुए कहती है, अरे कहीं नहीं दादा, बस अपनी शक्तियों के ऊपर थोड़ा काम कर रही थी। दादा ये सब छोड़िए, आप ये बताइए, क्या देववर्मन या कोई और हमें खोजते हुए यहाँ तक तो नहीं आया था ना? यहाँ तो काफी ज्यादा शांति है। नैना की बातों को सुन रामू उससे कहता है, ये तो बस तूफान के पहले की शांति है नैना बेटी, तुम्हें पकड़ने के लिए तो यहाँ कुसान की पूरी सेना ही चली आई थी, उन्होंने पूरे शाही दवाखाने की तलाशी भी ली। रामू से इतना सुन नैना बेहद ही अफसोस के साथ उससे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए दादा, मेरी वजह से वो लोग यहाँ कदम रख पाए, अगर मैं यहाँ होती ना तो उन्हें जरूर उनकी औकात दिखा देती। नैना से इतना सुन रामू उसे समझाते हुए कहता है, उनसे अभी उलझने का कोई फायदा नहीं है नैना बेटी, उनके साथ कुसान की पूरी सेना थी। अच्छा हुआ उस दिन तुम यहाँ नहीं थी, अभी शाही दवाखाने को मैं इलाज के लिए बंद कर रहा हूँ, फिर तुम यहाँ रुक सकती हो। उन्हें तुम्हारे आने की खबर नहीं मिलनी चाहिए, हमारे छोटे मालिक पता नहीं किस मुसीबत में फंसे हुए हैं जो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। रामू को यूं हड़बड़ाते देख नैना के भी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वो रामू से कहती है, दादा क्या हुआ, आप पहले मुझे सारी बात तो बताइए, उस विकलांग देववर्मन से हमें क्या खतरा हो सकता है? रही बात सेना की, तो कुसान की सेना में दम ही कितना है, उनसे तो मेरी सेना ही अब मुकाबला कर लेगी, दवाखाना बंद करने की क्या जरूरत है? नैना की इन बातों को सुन रामू उससे कहता है, नहीं बेटी, देववर्मन को कमजोर मत समझो, उस दुष्ट के पास तुम्हारे खिलाफ जारी किया गया शाही फरमान है, इसे वत्सल साम्राज्य के प्रभारी मंत्री और युवराज ओमव्रत के द्वारा जारी किया गया है। उस फरमान के जारी होने के बाद अब वत्सल साम्राज्य के 7 राज्यों को तो छोड़ दो, इन्हें छोड़कर और कोई दूसरा साम्राज्य भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। छोटे मालिक भी सीधे सीधे तुम्हारी मदद के लिए आने पर वत्सल के दुश्मन मान लिए जाएंगे, इसलिए अब हमें काफी सोच समझकर फैसला करना होगा। रामू की बातों से नैना को समझ आ गया था कि उसके एक गलत फैसले से उसके अपने भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो बेहद ही शांति के साथ आर्यमान की ओर देख रही थी। नैना को अपनी ओर देखते देख आर्यमान कुछ भी नहीं बोलता, वो भी इस वक्त परिस्थितियों के आकलन में जुटा हुआ था। तभी रामू से कहता है, नैना बेटी, मुझे भी बेहद अफसोस हो रहा है, पिछले कई सालों से मैं महायोद्धा के स्तर पर ही अटका हुआ हूं, अगर मेरे पास भी एक परम योद्धा की शक्ति होती ना तो मैं कम से कम अपने इस शाही दवाखाने की रक्षा तो कर पाता। रामू की इन बातों को सुन नैना शांत थी। तभी आर्यमान को कुछ सूझता है और वो नैना के कानों में कहता है, नैना, दादा बहुत समय से महायोद्धा के स्तर पर अटके हुए हैं, मेरे ख्याल से इनकी ऊर्जा अब कम हो गई है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। तुमने आज जो तरीका सीखा है उससे औषधि बनाकर इन्हें दे दो, फिर इनके योद्धा का स्तर बढ़ जाएगा और ये शाही दवाखाने की आराम से रक्षा कर पाएंगे। आर्यमान की यह बात नैना को भी सही लगती है। वो तुरंत ही रामू को औषधियों की एक सूची देता है और कहती है, आप इसे लेकर अभी कभी मेरे कमरे में आइए, आप इन औषधियों को खुद अपने हाथों से लेकर ही मेरे पास आइएगा। नैना की औषधियों की सूची को देख रामू चौंक जाता है। नैना बिटिया को ऐसी औषधियों की क्या जरूरत आन पड़ी है? पहली बार में तो इन्होंने बेहद ही साधारण जड़ी बूटियां मंगाई थी, फिर आज ये इतनी खास जड़ी बूटियों का क्या करेगी? इनमें से कई जड़ी बूटियां तो सैकड़ों सालों में एक बार दिखाई पड़ती है। शुक्र है हमारे पास शाही दवाखाना है और इसमें सारी औषधियां मौजूद हैं। यही सोचते हुए रामू सूची में लिखी हुई सभी जड़ी बूटियों को जमा करता है और उसे लेकर नैना के पास चला जाता है। उधर नैना को दरवाजे पर देख आर्यमान उससे कहता है, नैना, अभी तुम जिस औषधि का निर्माण करने वाली हो ना, और फिर दादा उसका सेवन करेंगे, मुझे नहीं लगता इस दौरान हम कुछ समय तक बाहर जाने वाले हैं। नैना, ब्रह्मयंत्र से संपर्क न होने की वजह से मेरी ऊर्जा भी क्षीण हो रही है, मुझे भी अब खुद को संभालने के लिए ध्यान करना होगा, इसलिए अगले कुछ समय तक मैं गहरे ध्यान में डूबा रहूंगा, मुझे कोई भी बीच में बाधित न करे। आर्यमान की बातों को सुन नैना ठीक है कहती है और आर्यमान तुरंत ही वहां से चला जाता है। उधर रामू से औषधियों को लेने के बाद नैना उससे कहती है, मैं कुछ औषधियों का मिश्रण तैयार करने जा रही हूं दादा, तब तक आप स्वयं इस दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे, मैं जब तक खुद इस दरवाजे को न खोलूं आप किसी को भी अंदर मत आने दीजिएगा।
इतना कह नैना कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। उधर उस दरवाजे के बाहर खड़ा रामू नैना के वापस आने का इंतजार करने लग जाता है। एक और नैना रामू के लिए औषधियों के निर्माण में व्यस्त थी, तो उधर दूसरी ओर देव भी नैना को खोजने के लिए योजना बनाने में व्यस्त था। तभी एक सैनिक उसके पास सूचना लेकर आता है। प्रणाम युवराज, एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। सैनिक की बातों को सुन देव उससे कहता है, अभी मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है, उसे वापस भेज दो। देव का जवाब सुन सैनिक उससे एक बार फिर कहता है, युवराज, वो कहता है कि उसके पास नैना से जुड़ी कोई सूचना है और वो आपको ये वो सूचना देगा। सैनिक की ये बात कान में जाते ही देव की धड़कनें तेज चलने लगती है। वो सैनिक से कहता है, अरे मूर्ख, तो उसे अभी तक तुमने खड़ा क्यों करके रखा है? उसे जल्दी मेरे सामने पेश करो। देव की बातों को सुन अपना सर नीचे झुकाया हुआ सैनिक उससे कहता है, लेकिन युवराज, उसने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा है। वो अपना चेहरा हमें दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए मैं उसे आपके पास नहीं लेकर आया। सैनिक की बातों को सुन देव कुछ सोचता हुआ कहता है, ठीक है, उसे कुछ सैनिकों के साथ यहाँ ले आओ। देव का आदेश मिलने के बाद वो सैनिक वापस जाता है और उस अनजान शख्स को कुछ सैनिकों के साथ ले आता है। युवराज देव के कक्ष में पहुंचने के साथ ही अपने चेहरे को ढक कर खड़ा वो शख्स कहता है, युवराज, अगर मुझे आपको मारना होगा तो ये सैनिक क्या पूरी राज्य की सेना भी आपको नहीं बचा पाएगी, इसलिए इन्हें वापस भेज दीजिए। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। उस शख्स की आवाज की गंभीरता वहां के पूरे माहौल को काफी तनावपूर्ण बना रही थी। उसकी बातों को सुन देव अपने सैनिकों को वहां से जाने का इशारा करता है। सैनिकों के जाते ही देव उस शख्स से कहता है, आप कौन है और आपका नाम क्या है? आप अपने चेहरे को क्यों नहीं दिखा रहे? और नैना से जुड़ी आपके पास क्या जानकारी है? देव के सवाल को सुन वो शख्स देव से कहता है, मैं यहाँ पर नैना की कोई खबर देने के लिए नहीं आया था। ये खबर तो मैं किसी और से भी भिजवा सकता था। मैं यहाँ पर आपके सामने उससे भी बड़ा प्रस्ताव रखने के लिए आया हूँ। उस शख्स की मौजूदगी वहां के माहौल को पहले ही रहस्यमयी बना रही थी। ऐसे में उसकी ये बातें देव के मन में काफी शक पैदा कर रही थी। वो कहता है, बताइए, आपको मुझसे उससे भी जरूरी कौन सी बात करनी है? देव के इस सवाल को सुन वो शख्स देव के कमरे का दरवाजा बंद करता है। उस शख्स को यूं दरवाजा बंद करते देख देव के दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। वो शख्स देव के करीब आता है और उससे कहता है, नैना की मौत, मुझे नैना की मौत के बारे में बात करनी है। उस शख्स की बातों को सुन देव को लगता है कहीं ये काला तेंदुआ संगठन का हथियारा तो नहीं है। ये सोचते ही देव की हालत खराब होने लगती है। डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। देव के सामने खड़ा वो शख्स भी समझ चुका था कि देव काफी डर रहा है। देव को यूं डरते देख वो शख्स देव से कहता है, आप चिंता मत कीजिए युवराज, मैं काला तेंदुआ संगठन से नहीं हूं। उस शख्स से इतना सुन देव को थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन उसकी हैरानी काफी बढ़ जाती है। वो उस शख्स से कहता है, आप काला तेंदुआ से नहीं है तो आपको उसके बारे में कैसे पता चला? आपके यहाँ आने का क्या मकसद है? मुझे पूरी बात बताइए। देव के सवालों को सुन वो शख्स देव से कहता है, नैना की मौत, नैना को मारना आपके बस की बात नहीं है, इसलिए मैं खुद नैना को मारने आया हूं। अब नैना की मौत की कहानी मैं अपने हाथों से लिखूंगा। उस रहस्यमय शख्स की इन बातों को सुन देव के तो होश ही फाख्ता हो गए थे। उसकी दोनों आंखें सामान्य से 1.5 गुना बड़ी हो गई थी और वो उस शख्स को घूरे जा रहा था। कौन है वो रहस्यमय शख्स और क्यों चाहता है वो नैना की मौत? इस अनजान खतरे से कैसे बचेगी नैना? और क्या नैना की औषधियों से रामू बन पाएगा एक परम योद्धा?